हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली हम लेकर आए हैं क्लास 11th की फिजिक्स और आज हम स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको स्किप कर देते हैं पर अपन क्या करेंगे, इसको बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे हम और धीरे धीरे सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है आज का बच्चों वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो क्या है इस चैप्टर में, क्या चीज़ें जाननी है। तो सबसे पहली बात, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें जाननी है साइंस को पढ़ने या फिजिक्स को पढ़ने के लिए। उन चीज़ों को ही हमें डिस्कस करना है और कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, केवल इतना है कि हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें या बेसिक बातें करेंगे इसके बारे में केवल। तो जैसा आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाइए। मैं गौरव सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि देखो हमारे बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। अगर अंदर की बात करें तो हमारा दिमाग सोचता है, क्या सोचता है सर, ये तो हमको भी नहीं पता है ना, और कुछ सोचता रहता होगा, क्या सोचता है पता नहीं। और अपने जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ अपना अलग अलग काम करते हैं, अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो अब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है। तो जो बॉडी के जो अंदर चीज़ें हैं, इस वर्ल्ड को अपन जानते हैं इनर वर्ल्ड के नाम से। ये कौन सा वर्ल्ड है बच्चों, इनर वर्ल्ड। ठीक है, इनर वर्ल्ड। अब बॉडी के बाहर जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए, उनको फील करने के लिए, कैसे वो प्रोसेस करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, नेचर कैसे, सन जो है एक फिक्स टाइम बाद वापस उस सिस्टम में रहता है कि पहले कितने टाइम पे सनसेट होना है, फिर कितने टाइम पे सनराइज होना है, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, बारिश कब आनी है। ठीक है, ये नेचर के फिनोमिनाज हैं जो डिपेंड करते हैं कैसे कैसे ये प्रोसेस होती हैं। या नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें क्या दे रखा है, हमें सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास। क्या है, सेंस ऑर्गन्स, जिनसे हम अलग अलग चीज़ों को फील करते हैं। कोई चीज़ गर्म है ठंडी, हम छू कर देख लेते हैं उसको। ठीक है, स्मेल कैसी है, अच्छी आ रही है ख़राब आ रही है, ये हम उसको स्मेल करके बता सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ का टेस्ट कैसा है उसको अपनी टंग से, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको यूज करके हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनको देखते हैं कि हाउ दे आर प्रोसेसिंग। क्लियर है। तो आँखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई चीज़ कैसे, फिनोमिना कैसे हो रहा है, इस चीज़ को अपन सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जो बाहर का जो वर्ल्ड है, जिसे अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम फील कर पा रहे हैं, ये जो वर्ल्ड है इसे हम कहते हैं बच्चों फिजिकल वर्ल्ड। अब इसको जानना है, हमें समझना है, तो इसके लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं साइंस। बेसिकली अगर हम साइंस की डेफिनेशन दें तो हम क्या कहते हैं कि इट इज हम ये कह सकते हैं इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। क्या मतलब इसका, इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, वैसे उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। बताता हूँ क्या है, क्या मतलब इसका। उससे पहले हम जानते थे कि ये जो है, जो साइंस वर्ड है, ये डिराइव हुआ है बच्चों, डिराइव्ड हुआ है कहाँ से, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मतलब होता है विच मीन्स टू नो, जिसका मतलब क्या होता है, किस चीज़ को जानना, जिसका मतलब है किस चीज़ को जानना। तो क्या जानना मतलब किस चीज़ के बारे में सीखना, पता करना, हमें पर नॉलेज लेना, वो है साइंस। तो क्या किसी चीज़ को जान लेना ही साइंस होता है, या किसी चीज़ की हमें कोई उसके बारे में कुछ पता लग जाए, क्या वही साइंस है? तो आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानना है, लेकिन उसको कैसे जानना है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नॉलेज लेनी है। जो जानकारी हमें चाहिए वो कैसे लेनी है बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। अब ये ऑर्गेनाइज्ड तरीका क्या है, देखो सीधी सी बात है, समझ सकते हो। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये है कि जब भी आप ऐसा समझ लो कि मान लो आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस करनी है,
मान लो आपको किसी का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात, या किसी का स्क्वायर करना है, तो उस स्क्वायर को करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए, आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। फिर उसके आगे की प्रोसेस होती है कि उसका स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, उसके साथ कुछ और कैलकुलेशंस करनी है। ये कौन सी स्टेप है, बाद वाली स्टेप है। ऑर्गेनाइज नॉलेज क्या है कि हम एक तरीके से एक तरफ से पढ़ता हुआ चलें, पहले उसके बेसिक जाने, फिर उसको और उसके ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसके ऊपर और कुछ काम करें, फिर उसकी और नॉलेज लें, तो उसकी धीरे धीरे एक नॉलेज लें और फिर वहाँ तक पहुँचें जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं। इससे कहते हैं साइंस। तो साइंस या बच्चों एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है। और ये जो साइंस वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ बच्चों, लैटिन वर्ड साइंसिया से, जिसका मतलब होता है किस चीज़ को जानना। लेकिन जानना कैसे है, ऑर्गेनाइज तरीके से, दैट इज साइंस, ठीक है। अब आप जानते हो ये साइंस जो है, किसी को चीज़ को जानना है तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। हम एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं, हम इस नेचर के बारे में जानना, हम स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए क्या हमने क्या किया, इन सब चीज़ों को जानने के लिए इनकी स्टडी करना स्टार्ट किया और अलग अलग ब्रांचेज बना दी, ठीक है। जैसे हम अगर किसी एनिमल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपन उसको जूलॉजी, प्लांट्स के बारे में जानना तो बॉटनी। ऐसे ही ये जो नेचर के फिनोमिनाज हैं, मतलब नेचर में क्या होता है, सन इतने टाइम बाद क्यों निकलता है, ठीक है, इतने टाइम पे सनसेट हो जाता है, अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रेन रेन कैसे होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है, कोई चीज़ भाग रही है तो क्यों भाग रही है, वो किसी गड्ढे में पानी हमेशा जब भी आता है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही फ्लो करके क्यों आता है। ये सब चीज़ें जो हमें जाननी है, यानी ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें हैं, ये जो नेचर के फिनोमिनाज हैं, इनको सीखना, इनके बारे में जानना बच्चों जो होता है वो होता है फिजिक्स। क्या होता है बच्चों, फिजिक्स। तो क्या है फिजिक्स बच्चों, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about nature and natural phenomena, ठीक है। फिनोमिनाज दो बार लिख दिया मैंने, फिनोमिनाज, ठीक है, नेचर एंड नेचर फिनोमिनाज, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, इस ब्रांच में, ठीक है। ये होगी फिजिक्स, यानी इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर और नेचर के फिनोमिनाज को डिस्कस करते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं तो किस तरीके से डिस्कस करते हैं। क्या डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि डायरेक्टली स्क्वायर निकाल नहीं सकते, नहीं, उसके लिए एक मेथड होता है, उसके लिए एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए, किसी भी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया है कैसे उसको स्टडी करना है ना। तो उस मेथड को अपन कहते हैं बच्चों साइंटिफिक मेथड। मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक ऐसी प्रोसेस बनाते हैं जिसमें हम उस चीज़ के बारे में सीखते हैं जिसके बारे में हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो उस मेथड को अपन ने क्या कहा बच्चों, साइंटिफिक मेथड। तो आप इसको नोट कर लें, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्या कहते हैं इसको, साइंटिफिक मेथड। क्या होता है इसको देखते हैं, साइंटिफिक मेथड। तो हम हेडिंग लगाएंगे साइंटिफिक मेथड और लिखेंगे इसके बारे में साइंटिफिक मेथड, ये हेडिंग लगाएंगे हम, ठीक है। और क्या लिखेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे कि साइंटिफिक मेथड, या अपन ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं, इसके लिए अपन लिखते हैं इसको, इट इज ए सिस्टमैटिक attempt it is systematic attempt in which efforts are made
तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena in as much details as possible and use the knowledge to modify, predict and control phenomena। ठीक है, क्या होता है बच्चों, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, ये एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है, एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम नेचुरल फिनोमिनास को समझने की कोशिश करते हैं। कितना समझने की कोशिश करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उतनी डिटेल में। और जब हम उसको उसकी डिटेल ले लेते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, फिर उसका जो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, उस नॉलेज को हम उन्हें फिनोमिनास को मॉडिफाई करने में, प्रिडिक्ट करने में उनके बारे में, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि मान लो हमें पता लग गया कि भाई कि यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, तो अगर हमारे पास ऐसी कैलकुलेशंस हैं, हमें ऐसी नॉलेज है कि कब ये हो सकता है, तो हमारे पास ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं कि हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ भूकंप आ सकता है, आने वाला है, कितने तीव्रता का आता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले से तैयार रहते हैं। हम पहले से तैयारी कर सकते हैं कि हम वहाँ से सेफ जगह पे चले जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको कंट्रोल करते हैं अपने आप को, भाई वहाँ से निकल लो। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मौसम विभाग यानी जो वेदर डिपार्टमेंट बताते हैं भाई इतनी तारीख को अब बारिश होगी या मानसून इतनी लेट आएगा। वो किसकी वजह से हो पा रहा है, प्रिडिक्शन की वजह से। यानी जो हमने नॉलेज गेन की है इस नेचर के बारे में, उस नेचर को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रयास है। साइंटिफिक मेथड क्या है बच्चों, ये साइंस पढ़ने का एक तरीका है जिसमें हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम नेचुरल फिनोमिनास को जितना हो सके उतनी डिटेल में पढ़ सकें, और फिर जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसका यूज हम उन नेचुरल फिनोमिनास को मॉडिफाई, प्रिडिक्ट और कंट्रोल करने में मदद करते हैं, या कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेचुरल फिनोमिना साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन। तो इसको नोट कर लो, फटाफट नोट करिए इसको। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो है कैसे हम यूज़ करते हैं, इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड को। साइंटिफिक मेथड को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आप समझते हो कि अगर हमें किसी चीज़ को जानना है तो पहले हम उस चीज़ को कहीं देखेंगे। अब जब आप उस चीज़ को कहीं देखोगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ऑब्जर्व करोगे। तो यानी सबसे पहला जो काम होता है हमारा क्या होता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। दिस इज आवर फर्स्ट साइंटिफिक मेथड का पहला स्टेप। क्या है बच्चों, ऑब्जर्वेशन। सर ये क्या है, तो आप देखो, मान लो कि अपन ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि मान लो कि ऊपर से पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों फ्लो करता है, ये अपन ने मान लो कहीं देखा। अब अपन ने उसको ऑब्जर्व किया, अपन ने देखा, जहाँ भी अपन ने देखा कि भाई जहाँ भी पानी ऊपर है, अगर वहाँ ज़रा सा भी स्लोप है तो पानी तुरंत नीचे फ्लो करके आ जाता है। वी हैव ऑब्जर्व्ड इट, कि भाई हाँ ऐसा होता है, अपन ने ऑब्जर्व कर लिया। फिर हमने क्या किया, हम आए लैब में, और लैब में क्या किया, हमने वही काम करा, टेबल पे हल्का सा पानी डाला और उसको ऐसे उठाना स्टार्ट किया। जैसे हमने उसको ऐसे उठाना स्टार्ट किया, अपन ने देखा पानी नीचे जिधर स्लोप है उसकी तरफ बहना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने उसको देखा। अब ऐसा तो नहीं कि हम पहाड़ को हिला के देख लें ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, लैब में जाते हैं, वहाँ हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमारा ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा वर्ड होता है, वो होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट।
क्या होता है दूसरा काम? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। हम लैब में आते हैं, उसका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है भाई, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपन ने देखा कि ये आ रहा है, ये हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, हमने टेबल पे डाला और उसको उठाया, ऐसे उठाया, देखा पानी नीचे स्लोप की तरह से फ्लो हो रहा है। द वाटर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन अगेंस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप। जैसे स्लोप है उसकी डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या किया? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फिर हमने क्या किया? उसको एनालाइज किया। हम क्या करते हैं बच्चों? हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं जिसे हम कहते हैं एनालिसिस। क्या कहते हैं? एनालिसिस। अब ये एनालिसिस कैसा होता है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। कैसा? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्या मतलब हुआ इसका? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मतलब है कि हम उसके बारे में सोचते हैं कितना उठाएं। जैसे मान लो जो पानी था और जो टेबल थी आपके पास, तो आपको थोड़ा सा उठाया तो देखा कम स्पीड से जा रहा है, और उठाया देखा जल्दी से चला गया, तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। हम रीजनिंग इसके ऊपर लगा ली कि अच्छा ऐसा करने से ये सोचना, ये रीजनिंग जो अपने दिमाग की यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर ज़्यादा उठा रहे हैं कम उठा रहे हैं, ज़्यादा उठाने पर ज़्यादा जल्दी से जा रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो हो रही है, तो ये होता है एनालिसिस। हम उसका क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। सही तरीके से उसको हम क्या करते हैं? उसके ऊपर देखते हैं कि कितना काम हो रहा है, क्या करने पर क्या हो रहा है। दिस इज एनालिसिस। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकता है। सोचना है वो क्या है? क्वालिटी है हमारी दिमाग की, और कितना जा रहा है कितना कम जा रहा है ये क्या है? क्वांटिटी है। तो दिस इज थिंकिंग एंड एबिलिटी, हाउ मच हाउ लेस, ये क्वांटिटी है। तो ये होता है एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस किया हमने, क्वालिटी देखी कितना जा रहा है कितना कम जा रहा है, कितनी क्वांटिटी जा रही है, तो उसके फिर हम क्या करते हैं बच्चों? हम मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। अब मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा 9th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी v बराबर u प्लस ए टी, कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड है, टाइम t लगाती है, इतनी स्पीड चल रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v होगी। ये हमने क्या किया? एक मैथमेटिकल तरीके से एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। तो वही काम है कि अपन ने जब उसको उठाया तो कितना जाएगा पानी, कितना कम ज़्यादा, कितनी एनर्जी आएगी। एनर्जी के लिए अपन ने, मान लो किसी का मास m है, एनर्जी उसकी कितनी होगी अगर वो किसी v वेलोसिटी से भागता है, तो अपन ने देखा है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, वो होती है हाफ mv², है ना। कोई m मास का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से भागता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। तो उसके हिसाब से अपन ने क्या किया? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना दिया, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्लियर है बात? फिर हम बात करें, जब हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली, अब मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद क्या किया अपन ने बच्चों? प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्रिडिक्शन। कैसे? हमने एक फॉर्मूला बना लिया। अब हम कहते हैं कि इतने टाइम बाद, जैसे अपन ने क्या किया कि आज भाई हमारा जो है वो सूर्य ग्रहण है, अब अगला सूर्य ग्रहण कब आएगा? तो अपन ने जो कैलकुलेशन की एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों में, और अपन कहते अच्छा इसके अगला जो सूर्य ग्रहण है वो 2 साल 18 महीने 5 दिन, 2 साल 18 घंटे या दो भी कुछ भी मान सकते हैं अपन, एक कोई भी टाइम ले लें कि भाई वो 2 साल 6 महीने 18 दिन बाद आएगा। फिर अपन इंतजार करते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्या? तो हमने क्या किया? प्रेडिक्शन कर दी। हाँ, तो हुआ, तो मतलब हमने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की वो ठीक है। तो इस मैथमेटिकल मॉडलिंग के हिसाब से अपन क्या स्टार्ट कर देते हैं बच्चों? प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा होगा, अगर ये सही है, अगर आप ऐसा होगा, ऐसा हमने फॉर्मूला बनाया, इससे ये निकलेगा। जैसे अपन ने इसको निकाला, आपने देखा कितनी एनर्जी, इतनी एनर्जी होगी, ये होती है प्रिडिक्शन। ठीक है, ऊपर से पानी गिर रहा, इतनी वेलोसिटी से गिर रहा था, इतनी वेलोसिटी रह जाएगी, हमारी खोपड़ी में लगेगा जब बूंद एक, तो कितनी तेज लगेगा, वो सब किस पे डिपेंड करता है? प्रिडिक्शन पे। मैथमेटिकल मॉडलिंग की जो अपन ने, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं। ठीक है, मैं किसी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स लगाऊंगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए अपन ने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला वो क्या निकाला? F = m/ma। तो ए का अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया F/m, इतना एक्सेलरेशन आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग वजह से। फिर हमसे कोई पूछता है कि भाई बताओ गाड़ी जा रही है, इतनी स्पीड में धक्का मारा था, इतना फोर्स लगाया था, बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो अपन इसका यूज़ करके अपन प्रेडिक्ट कर बता देते हैं, अच्छा ये इतनी स्पीड से जा रहा होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं बच्चों? प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब
जब प्रिडिक्शन हो गई तो प्रिडिक्शन के बाद अपन क्या करते हैं, उसका इंतजार करते हैं कि सही है या गलत। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन क्या करते हैं बच्चों, वेरिफिकेशन। अब ये फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि आपने जो मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वो सही हो, वो ट्रू ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, उसका वेरिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। फिर वेरिफिकेशन के बाद उसमें या तो फॉल्स होगा या ट्रू होगा, ठीक है। अगर आपका वो ट्रू आ गया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया तो फिर से सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ती है हमको, ठीक है। तो ये होता है साइंटिफिक। सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कहाँ की, फिर ऑब्जर्वेशन क्या किया अपने, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया लैब में आके, फिर उसको एनालाइज किया कितना ज़्यादा कितना कम। उतना करने के बाद फिर अपन ने क्या किया, उसके लिए कुछ एक मैथमेटिकल मॉडलिंग फार्मूला तैयार कर लिया, ठीक है। इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तैयार कर ली। उसके बाद फिर अपन ने क्या किया, जब हमको मैथमेटिकल मॉडलिंग मिल गई फिर अपन ने ये प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और प्रेडिक्शन के बाद फिर अपन क्या किया बच्चों, वेरिफिकेशन। अरे सर कितना सारा काम बता दिया। हाँ, साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो यू नो व्हाट, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इतना सारा काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक मेथड, इसे आप याद कर लो स्टेप्स, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, फिर एनालिसिस करना है सर, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग भी करनी है। कौन सी मॉडलिंग करनी है सर, अरे वो मॉडलिंग नहीं, पढ़ लो, मॉडलिंग बाद में कर लेना, है ना। फिर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि आप अच्छे मॉडल हैं कि नहीं, और अगर आप मॉडल बन गए तो ट्रू यानी वेरिफिकेशन हो गया, और नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, पढ़ाई करके इंजीनियर बन जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा, अब अगली चीज़ जो आती है वो हमारे पास ये आती है बच्चों कि इतना सब जो तुमने काम किया, अगर मान लो वो ट्रू हो जाता है, आपका आपने जो वेरिफिकेशन किया वो ट्रू हो जाता है, तो क्या सर फिर उसके आगे कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। एक लाइन हमेशा याद रखना, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। साइंस में कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कुछ बता दिया और वो मान लो ठीक भी है तो उसके आगे कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कोई और आए वो उसको और तरीके से स्टडी करे, है ना। जो कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब सब एक ही तरीके से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। एवरी पर्सन हैज इट्स ओन पर्सपेक्टिव टू ऑब्जर्व समथिंग, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कैसे ऑब्जर्व कर रहा है ना। हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट मिस्टर न्यूटन बाबा एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो ट्रू हुई। तो ऐसी बात थोड़ी है कि सारी चीज़ वो बताएंगे वो ट्रू ही होगी। वही जो चीज़ें थी जो उनकी बताई हुई झूठी भी साबित हुई बाद में, है ना। तो होता है, साइंस में कोई थ्योरी फाइनल नहीं है। आपने कुछ मान लो किया, उसके बाद हो सकता है नई चीज़ कुछ और मिल जाए उसके साथ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या होते हैं, तो प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स या फिजिक्स क्या सर, फिजिक्स होता है, पता नहीं क्या आपको, इन फिजिक्स, ओके। प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स, प्रिंसिपल थ्रस्ट का मतलब है मेथड टू स्टडी, मेथड टू स्टडी, क्या तरीके हैं जिससे हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं। तो पहला तरीका जो बच्चों है डेट इज यूनिफिकेशन, क्या है, यूनिफिकेशन। और जो सेकंड है जैसे हम कहते हैं रिडक्शनिज्म, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, क्या होता है यूनिफिकेशन और क्या होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है, तो सोचो देखो इतनी सारी फिनोमिनाज नेचर में होते हैं, अगर उन सब नेचर्स के जो फिनोमिनाज उन सबको अलग अलग पढ़ने गए ना तो वी कैन गो मैड, है ना, क्रेजी हो सकते हैं, पागल हो जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, उन सबको यूनिफाई करते हैं। बहुत सारे फिनोमिनाज क्या करते हैं, यूनिफाई करने की कोशिश, यूनिफाई करने मतलब सबको जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैसे, एप्पल ऊपर से गिरा, क्यों गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिस्टम बंधा हुआ है, क्यों, यूनिवर्सल फोर्स, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो ये आपने देखा कि जो कुछ फिनोमेना जो हैं जो एक ही टाइप यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं। ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है, छम 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 छम, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लॉज, बहुत सारे जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनको हम एक साथ जो जोड़ कर पढ़ते हैं, डेट इज यूनिफिकेशन। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? कि बहुत अगर हम अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो हमारा पूरा लाइफ खत्म। अपन क्या करते हैं कि सबको जोड़ते हैं पहले कि कौन कौन से एक हैं जो एक प्रिंसिपल से डिस्क्राइब हो जाएंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर कौन कौन से डिस्क्राइब हो जाएंगे, उनको अपन ने क्या किया, यूनिफाइड कर लिया और उनको हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर उनको डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डेट इज यूनिफिकेशन, डेट इज यूनिफिकेशन। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख लेंगे हम कि ऐसे एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स आर मेड to explain various या different, कुछ भी लिख दो, explain different phenomena of nature। ठीक है, nature on the basis of one लॉ और प्रिंसिपल। ठीक है, वन लॉ और प्रिंसिपल। क्या लिखा है मैंने? एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमिनाज ऑफ नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन लॉ और प्रिंसिपल। वन की जगह में यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, वन और मिनिमम लॉ। जैसे लिख लेते हैं इसको, वन और मिनिमम लॉज। मिनिमम कम से कम में जोड़ें। ठीक है, ग्रेविटेशनल तो सारे सबको ऐसी कोशिश कर ग्रेविटेशन में लेके आ जाए। ठीक है, फ्रिक्शन वाले हैं, फ्रिक्शन का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, ये जो हम फोटोस्टेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है ना। ये मेरा मार्कर से मैं इस पर लिख रहा हूँ, ये इनके यहाँ चिपक गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, एक ही लॉ से जोड़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन। ऐसे एफर्ट्स करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉज को, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फिनोमिनाज को किसी एक लॉ या मिनिमम नंबर ऑफ लॉ से, मिनिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल से जोड़ पाएँ। ठीक है, रिडक्शनिज्म क्या होता है सर? फिर अब रिडक्शन का मतलब होता है रेड्यूस करो। आप किसी बड़ी चीज़ को पढ़ना चाहते हो, बड़ी चीज़ अब सीधी तो आएगी नहीं, तो आप छोटे से पहले 1 2 3 सीखेंगे, फिर सर हम ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, और ऐसे हम क्या करेंगे, छोटी चीज़ों को सीखते हम किसी से डेरिवेटिव्स करना सीख जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन करना सीख जाएंगे। डेट इज रिडक्शनिज्म। किसी भी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए जो हम छोटे लॉज, छोटे जो सिस्टम्स हैं उनकी मदद से उनको स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या था? मतलब बहुत सारे लॉज को, बहुत सारे जो हमारे नेचुरल फिनोमेना है उनको एक लॉ से जोड़ना या प्रिंसिपल से जोड़ देना। और रिडक्शनिज्म क्या है बच्चों, कि जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसी में क्या कहते हैं, सिंपल कॉन्स्टेंट को क्या करते हैं, सिंपल जो छोटे उनको लेते हैं यूज में। बात समझ में आई? तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन रिडक्शनिज्म की? टू अंडरस्टैंड और डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर और कॉम्प्लेक्स सिस्टम, to understand or derive the property of bigger or complex system, its simpler constituents are taken into account. This approach is known as reductionism. क्या कहते हैं इस अप्रोच को? क्या कहते हैं? रिडक्शनिज्म। रिड्यूस कर देना, यानी किसी भी बड़े
कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, डेरिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अकाउंट में लेते हैं। और इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनिज्म। क्या बताया मैंने कि मान लो जैसे मैंने बताया आपकी, आपको अगर हमको डिफरेंशिएशन सीखना है तो पहले काउंटिंग, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, छोटे 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 चीज़ों को जोड़कर, और हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुँच सकते हैं। इस प्रोसेस को, इस अप्रोच को अपन कहते हैं रिडक्शनिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है यूनिफिकेशन, क्या होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन, यूनिफाई करना बहुत सारे फिनोमिनास को एक लॉ या मिनिमम लॉ से। रिडक्शनिज्म क्या है कि किसी बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए छोटे छोटे, उसके छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको यूज करना ताकि हम उसको समझ पाएँ। इस अप्रोच को अपन कहते हैं रिडक्शनिज्म। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और सेफ रहिए। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।